प्रकार बगैर ज़मीन पर उतरे यानी पेड़ से पेड़ पर होता हुआ वो जंगल पार करके फार्म हाउस की इमारत की तरफ बढ़ने लगा। जहाँ पेड़ गुथे हुए थे उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और जहाँ गैप था वहाँ वो धनुष का इस्तेमाल कर लेता। रास्ते में बंदर और लंगूरों ने कई बार उसे घुड़कियाँ दी मगर उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। हाँ, बंदरों का एक समूह उसके साथ साथ पेड़ों पर जरूर चल रहा था, लेकिन लंगूर को देखकर वो तितर बितर हो जाता। जहाँ जहाँ से वो गुजरता पक्षियों में हड़कंप मच जाता, लेकिन इसके अलावा वो और कर भी क्या सकते थे। अपने इस रास्ते के कारण वो ज़मीनी जानवरों से ज़रूर बचा हुआ था। वो जानता था अगर उसने ज़मीनी रास्ता चुना होता तो किसी भी हालत में ये सफ़र नहीं कर सकता था। नीचे उसका सामना लकड़ बग्घों, भेड़ियों, भालू, बांधों, तेंदुओं, सुअरों, हाथियों और भी न जाने किन किन से होता। हालांकि इन सब से निपटने का इंतज़ाम वो कर आया था, लेकिन वो जानता था उनसे वो एक सीमा तक ही निपट सकता था। उनके क्रोध हो उठने का मतलब था उसका अंत। सो कोशिश उसकी उन लोगों की दुनिया में कोई दखल डालने की नहीं थी और वो वही कर रहा था। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि उसे इस तरह से रस्सी पर चलते हुए देखकर कुछ छोटे मोटे जानवरों में हलचल पैदा हुई और वो उसके नीचे ही ज़मीन पर अलग अलग आवाज़ें निकालते हुए आसपास घूमने लगे, मंडराने लगे। उनकी देखा देखी अन्य जानवर भी जंगल में शोर मचाने लगे। इसी तरह से वो पेड़ पर चढ़ता हुआ फार्म हाउस के करीब पहुंचा। फार्म हाउस की महल जैसी विशाल इमारत उसे अब नज़र आने लगी थी। जंगल और इमारत के चारों तरफ फैले फूलों से भरे गार्डन के बीच जालीदार लोहे की वो बाड़ थी जो उसे अब दिखाई दे रही थी और जो इस उद्देश्य से लगाई गई थी कि जंगली जानवर उसके पार यानी गार्डन में ना आ सके। इमारत के चारों तरफ की लाइट्स ऑन थी। उन्हीं के कारण वहाँ पहरा दे रहे सिंघानिया ग्रुप की वर्दी पहने गार्ड साफ नजर आ रहे थे। बहुत ही खामोशी के साथ पारस जंगल के अंतिम पेड़ पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद अपनी कार्यवाही कुछ इतनी तेजी के साथ जारी रखी जैसे कि हर चीज़ पहले से ही उसके दिमाग में साफ थी। धनुष से विचित्र वस्तु दागी, वो सीधे बाड़ वाले जाल पर आकर अटक गई। लोहे से लोहा टकराने के कारण टंग की आवाज़ आई। आवाज़ के सबसे नज़दीक तैनात गार्ड का चौंकना स्वाभाविक था। सो चौंका, अरे ये क्या क्या है? कुछ है जो बाढ़ में आकर चिपक गया। अरे उसमें तो रस्सी भी बंधी है और वो उस पेड़ की तरफ से खिंची चली आ रही है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि आज कुछ गड़बड़ है। जंगल में जानवर कुछ ज़्यादा ही चीख चिल्ला रहे थे। ऐसी आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी। तू कहना क्या चाहता है? कोई आदमी है उधर? अरे वहाँ फंसकर कौन अपनी जान देगा? वो अभी बातों में ही उलझे थे जबकि पारस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को जोर जोर से झटके देने शुरू कर दिए और इस तरह से पारस बाढ़ के हिस्से को गिराने में कामयाब हो गया। बचा सकते हो तो बचा लो खुद को, जंगली जानवर गार्डन में आने वाले हैं। और फिर उसने ऊंची आवाज़ में कहा। दोनों गार्ड्स ने तुरंत अपनी गनें पेड़ की तरफ घुमाकर फायरिंग शुरू कर दी। पारस जैसे पहले ही जानता था यही सब होने वाला है, वो एक मोटे तने के उस तरफ था। ज़्यादातर गोलियां तो तने के दाएं बाएं से निकल गईं, जिनका निशाना सही भी बैठा उसकी तने में घुस गई। पारस ने अपने बैग से एक हैंड ग्रेनेड निकाला, दांतों से उसे पिन मुक्त किया और उसे जंगल की तरफ उछाल दिया। सारा इलाका जोरदार आवाज़ के साथ दहल उठा। वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि उसने ऐसा सोच समझ कर किया था। गार्डन की तरफ से उन दो गार्ड्स के अलावा अन्य गार्ड की भी गनें गरजने लगी और वो सब उसी दिशा में तैनात हो गए। सबका निशाना वही पेड़ था, मगर सिर्फ पेड़ था। पारस को छू तक नहीं सकी थी कोई गोली। दूसरी तरफ जंगल में हैंड ग्रेनेड से बहुत तेज़ आवाज़ आई और धुआं फैल गया जिससे कि जानवरों में कोहराम ही नहीं हाहाकार मच गया। सारे जानवर अपनी अपनी आवाज़ों में चीख रहे थे, चिंगाड़ रहे थे, दाड़ रहे थे। भगदड़ मची थी उनमें और पारस ने ये गलत नहीं कहा था। कुछ ही देर में बदहवास से नजर आते जानवर दौड़ते हुए गार्डन में पहुंच गए। वहां पर कोई बाड़ नहीं थी और इधर से गार्ड उनके ऊपर घबराहट में गोलियां चलाने लगे, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर छीना झपटी और भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाने में फंस रहे थे। किसी का भी ध्यान पारस की ओर नहीं पड़ा और पारस को इसी मौके की तलाश थी। वो वहाँ से आगे बढ़ता हुआ इमारत की तरफ बढ़ा। इमारत की दीवार के पास पहुंचकर उसने अपना धनुष निकाला और उसमें एक अजीब सी चीज़ को चढ़ाकर प्रत्यंचा चढ़ाई और इमारत की छत पर दाग दिया। उधर दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में हड़कंप मचा था। सारे टेक्नीशियंस आंखें फाड़े अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पर नजर आ रहे ऐसे दृश्यों को देख रहे थे जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी।
सारे गार्डन में जंगली जानवर घुस आए हैं सर। शेर, चीते, भालू सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। कैसे हुआ ये सब? बल्लाल सिंघानिया की दहाड़ती हुई आवाज़ आई। सर, एक तरफ की बाड़ टूटी हुई नजर आ रही है। सारे जानवर वहीं से गार्ड में आए हैं। सर, एक शेर ने गार्ड पर हमला कर दिया। कोई जानवर तो उसे तोड़ नहीं सकता। सर, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में सर, उस वक्त हम उस तरफ के दृश्य नहीं देख रहे थे। हमें नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ। जब हमें किसी गड़बड़ी का आभास हुआ तब हमने वहाँ देखा। तब पाया कि मेन गेट की तरफ पहरा दे रहे गार्ड्स में भगदड़ मची हुई है और उनके पीछे जानवर लगे हैं। इमारत के चारों तरफ के कैमरे ऑन कर दो। गार्ड्स के अलावा वहाँ पर कुछ और लोग भी होने चाहिए। उन्होंने ही बाढ़ हटाई होगी। सर्च करो, कोई ना कोई बाहरी आदमी ज़रूर होगा। वही कर रहे हैं सर। सर, वहाँ इमारत के पीछे हिस्से में एक आदमी नज़र आ रहा है। कौन है वो? सर, आर्मी जैसे कपड़े पहने हुए हैं, शक्ल तो नहीं दिख रही। सर, वो रस्सी के सहारे छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। रस्सी किसने बांधी? उसके साथी भी जरूर होंगे। गार्डन में मौजूद गार्ड्स के कमांडर से बात करो, उसे बताओ उसके बारे में, सारी लोकेशन दो। सर, हम उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं पर वहाँ पर कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। वहाँ पे तो सर बहुत भागदौड़ मची हुई है। जंगली जानवर से सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। सर, सर, ये हमला किसी ने बहुत सोच समझ कर किया हुआ लग रहा है। सर, ये तो सर उफ सर, ये तो पारस सर हैं, हमारे चीफ। क्या? हाँ सर, मैं साफ देख रहा हूँ। अब वो पूरी रस्सी खींच रहे हैं। वो ऊपर पहुँच चुके हैं छत पर। देखो वो छत पर क्या कर रहा है। पर सर, हम नहीं जान सकते, छत पर कोई कैमरा नहीं है। ओह, वही होगा। बल्लाल सिंघानिया मानो अब खुद से ही कह रहे थे। इतनी गहराई से उसे ही मालूम है कि छत पर जाकर कंट्रोल रूम में देखे जाने से बचा जा सकता है। जानवरों को गार्डन में लाकर गार्ड्स को बेकार कर देने का आइडिया भी उसी का ही हो सकता है। वही घर का भेदी है। मगर वो चाहता क्या है? छत पर जाकर वो करेगा क्या? हम क्या करें सर? अलर्ट रहो। बाकी टीम के सारे सदस्यों को भी बता दो। जब भी कुछ पता चलता है तो वैसे ही मुझे खबर करना और किसी भी हालत में दरवाज़ा मत खोलना। याद रखना, खुद यमराज भी आ जाए तो दरवाज़ा मत खोलना। बाहर वाले गार्ड्स के चीफ से संपर्क स्थापित होते ही उसे पारस की लोकेशन बताओ। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो बेसमेंट में पहुंचना क्यों चाहता है। ऐसा क्यों करना चाहता है वो? छत के एक विशेष स्थान पर बम फिट करके पारस लौटता हुआ वहां से दूर चला गया और झांक कर नीचे देखा। नीचे सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों का साम्राज्य था। वहां पर कोई भी एक गार्ड नजर नहीं आ रहा था। जान बचाने हेतु जाने कहाँ गायब हो गए थे वो सब। इस दृश्य को देखकर तनाव भरे इस माहौल में भी पारस के होठों पर मुस्कान रह गई, जो ये बता रही थी कि वो ऐसे ही किसी स्पॉट का उम्मीद कर रहा था। वापस घूमा, दृष्टि उस बम पर जमाई जिस स्थान पर विशेष पर फिट करके वो आया था। हाथ में मौजूद रिमोट को इस तरह से आगे किया जैसे टीवी देख रहा शख्स चैनल चेंज करने के लिए करता है। एक बटन दबा और धड़ाम, भयंकर विस्फोट हुआ। आँख के जितने भी रंग हो सकते हैं वो सभी हवा में उछलते नजर आए। साथ ही नजर आया धूल भरा गुबार। लैंटर का एक हिस्सा किरचे किरचे होकर हवा में उछल रहा था। उनकी मार से बचने के लिए खुद पारस भी मुंह छुपाकर बैठ गया था। कई टुकड़े उसके जिस्म में आकर टकराए थे। विस्फोट की झंझनाहट जब थमी तो उसने महसूस किया कि धमाके ने गार्डन में मौजूद जानवरों को और उग्र कर दिया है। मगर उन सबको देखने के लिए और झांकने का उसके पास ज़रा भी टाइम नहीं था। गुबार कम होते ही वो उस तरफ को दौड़ा। लैंटर में इतना बड़ा गड्ढा हो गया था कि एक बार में 2 आदमी अंदर जा सकते थे। एक क्षण भी गवाए बगैर पारस उसमें कूद गया। जहाँ वो कूदा था वहाँ भी मलबा पड़ा था और वो 10 बाय 10 का वो कमरा था जिसमें हॉल का दरवाज़ा पार करके पहुँचा जाता था। चिंता मत करो तुम लोग, हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं। बताओ वहाँ क्या हो रहा है? दरवाज़ा तो नहीं खोला तुम लोगों ने? कंट्रोल रूम में ट्रांसमीटर से निकलकर सिंघानिया की आवाज़ गूंज रही थी। अपने चेहरे पर आतंक ही आतंक लिए ट्रांसमीटर के माइक पर बोलने वाले टेक्नीशियन ने आंखें स्क्रीन पर जमाए कांपते स्वर में कहा, सर, दरवाज़ा खोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम उन्हें नहीं रोक सकते। क्या पारस की बात कर रहे हो तुम?
जी सर। क्या तुम लोग उसे देख सकते हो? बस देख ही सकते हैं सर, और कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब? क्या हो रहा है वहाँ? क्या कहना चाहते हो? सर, पारस सर 10 बाय 10 के कमरे में है। क्या? वहाँ कैसे पहुँचा वो? वहाँ तो पहुँचने के लिए 2 दरवाजे पार करने होते हैं। ये सब कैसे हो गया? सर, उन्हें कोई दरवाजे की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही दरवाजे बनाते जा रहे हैं। क्या बक रहे हो तुम? उनके स्थान पर दूसरी आवाज़ उभरी। अच्छा ठीक है, हड़बड़ाओ मत। ठीक से बताओ वहाँ क्या हो रहा है? कौन से नए दरवाजे की बात कर रहे हो तुम? टेक्नीशियन ने पूछा। आप कौन हैं? त्रिलोचन सिंह, कहा गया। हम सब सिंघानिया साहब के साथ हैं। जल्दी बताओ वो क्या कर रहा है? सर, उन्होंने इमारत की छत पर ठीक वहाँ बम लगाकर लैंटर उड़ा दिया है, जहाँ पर 10 बाय 10 के कमरे में सीधा पहुँचा जा सके। मैं स्क्रीन पर उन्हें उस जगह बम लगाते हुए देख रहा हूँ जहाँ से फर्श उड़ने का मतलब है सीढ़ियों वाला रास्ता खुल जाना। वो बम लगा चुके हैं सर। उनके हाथ में एक रिमोट है। बम से दूर जा रहे हैं वो। और सर, धमाका हुआ। स्क्रीन पर अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। सारा कमरा आग, धुएं और धूल से भर गया है। वो अकेला है या कोई और भी है उसके साथ? नज़र तो अकेले ही आ रहे हैं सर। अब क्या हाल है वहाँ का? सर, अब कुछ गुबार हट रहा है। फर्श का जो हिस्सा हमारे बटन दबाने से खुलता था अब वहाँ पर नहीं है। सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं सर। मैं उन्हें सीढ़ियाँ उतरते हुए देख रहा हूँ। गैलरी में आ गए वो। ये काम सिर्फ और सिर्फ आर्मी का एक कमांडो ही कर सकता था। पर वो चाहता क्या है? किसी वजह से शायद विशेष तक पहुंचना चाहते हैं वो। आरिफ ने भी वहीं पे मौजूद था। उसने कहा। स्क्रीन पर लगातार पारस को देख रहे टेक्नीशियन के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो किसी अजूबे को देख रहा हो। एक बार फिर उसने लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया। सर, उन्हें देखते रहने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वो अब लिफ्ट के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। दरवाज़ा नहीं खोलना। सर, आप समझ नहीं रहे हैं, उन्हें किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने बैग से निकाल कर लिफ्ट के करीब ही एक बम को फिट करना शुरू कर दिया है। बस अब वो वहाँ पर एक छेद ही करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते सर। वो बड़े आराम से हमारे सरों पर कूद रहे हैं। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे कहने के लिए किसी के पास कुछ बचा ही नहीं था। बावजूद इसके टेक्नीशियन जो देख रहा था वो बताता चला गया। सर, रिमोट हाथ में और उन्होंने बटन दबा दिया है। कंट्रोल रूम के ऊपर की सर छत उड़ चुकी है। कहने के साथ ही वो माइक हाथ में लिए कंट्रोल रूम के एक कोने की तरफ भागा था। छत से गिरे ढेर सारे मलबे से बचने के लिए उसके बाकी साथियों को भी ऐसा ही करना पड़ा। धूल ही धूल भर गई थी कंट्रोल रूम में। मलबे के बीच आग की चिंगारियां भी थी। माइक हाथ में लिए वो अब टेलीकास्ट किए चले जा रहा था। सर, वे मोखले से कंट्रोल रूम के फर्श पर कूद चुके हैं। फर्श पर लेंटर के मलबे पर जो फर्श पर पड़ा है वहाँ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं सर। उनके हाथ में रिवॉल्वर है। मेरा माइक छीन रहे हैं। सफारी में सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसे जैसे लाश दफनाते वक्त कब्रिस्तान में छाया होता है। थोड़ी देर बाद पारस की आवाज़ आई। मैं पहले से ही जानता था कि इधर मैं यहाँ पहुँचूँगा और तुम लोगों को इसी तरह से इसकी सूचना मिलेगी। क्या चाहते हो आप? त्रिलोचन सिंह का सपाट लहजा आया। हो, तो कमान तुमने संभाल रखी है। टीम में नंबर 2 का जो ठहरा। तुम्हारे बाद तो कमान मुझे ही संभालनी थी ना। हर जगह साली सीट की लड़ाई है। खुश होंगे तुम तो। वापस आकर आप अपनी सीट क्यों नहीं संभाल लेते? ये बात तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। अच्छा, जो मेरे जानने लायक है वही बता दो। मुझे विशेष को अपने साथ लेकर यहाँ फार्म हाउस से निकलना है। तो मेरे पास ऐसा करने के 2 रास्ते हैं। या तो मैं वैसे पारस को लेकर जाऊँ जैसा मैं अब तक करता आया हूँ, या तुम लोग मुझे खुद निकालोगे। और हम किस खुशी में ऐसा करने देंगे? इसके भी 2 कारण हैं। अगर तुम लोगों ने मेरे काम में अड़चन डाली, मुझे रोकने की कोशिश की, तो मैं विशेष सहित यहाँ जितने भी लोग हैं सबको गोली मार दूंगा। साला किस्सा ही ख़त्म। दूसरा, यदि मैंने बाहर निकलने के लिए वही रास्ता अपनाया जिसे अपनाता आया हूँ, तो सिर्फ एक हाथी और एक भालू को मारने की ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी दुर्लभ जानवरों को मुझे उनसे निपटना आता है। क्या?
यहाँ अंदर आने के लिए मुझे सिर्फ एक हाथी और भालू को मारने की जरूरत पड़ी, लेकिन वापसी में शायद जंगल में मौजूद एक भी जानवर जिंदा ना बचे। तुम चाहते क्या हो? तुम क्या समझते हो? क्या तुम सबको मार सकते हो? हाँ, बिल्कुल मार सकता हूँ। मैं विशेष को मारने की धमकी नहीं दे रहा, मैं उसे सच में मार सकता हूँ। ये बात इसलिए कह रहे हो ना कि सिंघानिया साहब के बाद विशेष से अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो मैं हूँ। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट की रीढ़ है वो। इसलिए तुम ऐसा सोचते हो कि मैं विशेष को मार नहीं सकता? क्या निश्चय कर चुके हो तुम? सिंघानिया साहब चीखते हुए बोले। आखिर क्या चाहते हो तुम? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो पारस? क्यों नहीं उन बातों को सुन रहे जो हम सब तुमसे कहना चाह रहे हैं? इस विषय पर अगर हम जिंदगी भर भी बातें करते रहेंगे ना, तो ना मेरी समझ में आपके सवाल आएंगे और ना ही आपको मेरे जवाब समझ में आएंगे। इसलिए आप वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। 2 रास्तों का जिक्र किया है मैंने। 10 मिनट के अंदर फैसला करके बताइए, आप लोग मुझे बाहर निकलने का रास्ता दे रहे हैं या मैं अपने तरीके से जंगल के रास्ते से निकल जाऊं? पागल हो गए हो तुम? जानते भी हो जंगल में मौजूद एक एक जानवर की कीमत क्या है। और वैसे भी अगर तुमने शेर, चीतों और इन सब दुर्लभ जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाया तो कानून तुम्हें क्या सजा देगा? इंसान के मर्डर से कम बड़ा गुनाह नहीं है ये। जानता हूँ सिंघानिया साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी सब कुछ जानता हूँ, पर मरता क्या ना करता वाली बात हो गई है। खुद को बचाने के लिए मुझे हर वो काम करना होगा जो मुझे ठीक लगेगा। इस वक्त मुझे किसी भी कीमत पर विशेष चाहिए। गेंद आपके पाले में है। आप रास्ता देंगे तो ठीक, नहीं तो रास्ता जानवरों की लाश के ऊपर से गुजर कर जाता है। हालांकि अच्छा मुझे भी नहीं लगेगा कि बेकसूर मारे जाएं। क्यों चाहिए तुम्हें विशेष? क्या करोगे उसका? कहाँ ले जाना चाहते हो उसको? तुम्हारे लिए उसका उपयोग ही क्या है? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सिंघानिया साहब। उपयोग मेरे जहन में है। पागल नहीं हूँ मैं जो इतना खतरा उठाकर यहाँ वापस आया हूँ और आगे भी उठाने के लिए तैयार हूँ। आप जानते हैं मैं ज़िद का पक्का हूँ। विशेष को मुझे यहाँ पर किसी खास काम के लिए लेकर जाना है। आप अपना फैसला सुनाइए। और इतना बोलने के बाद जवाब सुने बगैर ही उसने संबंध विच्छेद कर दिया। माइक हाथ में लिए सिंघानिया साहब हेलो हेलो ही करते रह गए। वस्तु स्थिति समझ में आई तो वो पूरी तरह झल्ला उठे। ये क्या हो गया ऐसे? ये क्या करना चाहता है? वो ऐसे नहीं सुनेगा। इस तरह से सुनने के मूड में नहीं है पट्टा। मुश्ताक जो बहुत देर से खामोश बैठा था बोल पड़ा। तो किस तरह सुनेगा? मुकम्मल बातचीत से जाहिर है कि वो पांचों टेक्नीशियंस मिसेस थापा और विशेष को मार डालने की धमकी देकर हमसे फार्म हाउस से निकलने का रास्ता मांगेगा। कोई नई बात करो, ऐसी बात जो हमें पता ना हो। सब दिमाग पर डालकर जोर डालकर ये सोचो कि वो इतनी देर से चुप क्यों बैठा था, कुछ बोला क्यों नहीं? हमें क्या पता वो क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसकी नॉलेज के मुताबिक मैं अभी तक उसकी कैद में ही होना चाहिए। क्या कहना चाहते हो तुम? ओफो, आप अपने जानवरों से बहुत प्यार करते हैं सिंघानिया साहब या नहीं? ये कोई कहने की बात है? इस बात को वो जानता है और इसी का फ़ायदा उठाना चाहता है, मुश्ताक ने कहा। और आपको उसे फ़ायदा उठाने देना चाहिए। क्या बक रहे हो तुम? थोड़ी बहुत दिखावटी हुज्जत के बाद आप उसे रास्ता देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा ड्रामा करने के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। इससे क्या होगा? फार्म हाउस के गार्डन में पहुंचने के बाद इस सफारी से बाहर सिर्फ तुम लोग निकालोगे जिसमें इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं। वो कहता चला गया। कंट्रोल रूम में बैठा वह उस सारे दृश्य को स्क्रीन पर देख रहा होगा और यही समझेगा कि इसमें बस तुम ही लोग थे। मैं अंदर ही रह जाऊंगा, यानी कि सीन में मैं उसे नज़र नहीं आऊँगा। मेरा नज़र में ना आना उसे खटकेगा भी नहीं, क्योंकि उसके ख्याल से मैं अभी तक उसकी कैद में हूँ। उसके बाद वो इस सफारी में बैठ कर निकलेगा। इसी में क्यों निकलेगा? पहेलियाँ मत बुझाओ मुश्ताक, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो। देखो, उसे यहाँ से निकलने के लिए कोई सवारी तो चाहिए। पैदल तो वो यहाँ से जा नहीं सकता, तो सवारी के लिए उसे इसी गाड़ी का सहारा लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई और गाड़ी होगी नहीं। और जब वो यहाँ पर आएगा मैं इस गाड़ी में छुपा हुआ बैठा रहूँगा और उसे जाकर मैं पकड़ लूँगा और उससे लड़ाई करूँगा। तुम अकेले ऐसा कर सकोगे? हाँ, क्यों नहीं कर सकूँगा।
उससे निमटना बहुत आसान है। मेरे साथ रिवॉल्वर होगी और मैं उसकी कनपटी पर रखूँगा और साथ में विशेष होगा। विशेष को निशाना बनाएंगे तो वो इस पोजीशन में कोई भी खतरा नहीं उठा सकेगा। ठीक है, इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, पर ख्याल रखना विशेष या किसी और बेगुनाह को कोई नुकसान ना पहुंच सके। ये बात सरकारी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं है। सरकार की पॉलिसी है, भले ही 1000 डाकू हाथ से निकल जाएं, मगर एक भी बेगुनाह मरना नहीं चाहिए। इस बीच बाहर फैले हुए अफरा तफरी के माहौल पर काबू पाकर एक बार फिर वहां सिंघानिया ग्रुप के गार्ड्स का कब्जा नजर आ रहा था। गार्डन में सिंघानिया, त्रिलोचन सिंह, मारिया, आरिफ और अंकित भी थे। उस वक्त जंगल और गार्डन के बीच की बाड़ वापस लगाई जा चुकी थी। जब स्क्रीन पर सिंघानिया ट्रांसमीटर के माइक पर बोलता नजर आया और कंट्रोल रूम में उसकी आवाज़ गूंजी, तुम देख रहे होंगे सारे इंतजाम हो चुके हैं, अब बाहर आ सकते हो। पारस के होठों पर बड़ी ही अनोखी मुस्कान उभरी। सारे गार्डन का निरीक्षण सा करता हुआ उसने हुक्म दिया, सफारी को मुख्य द्वार से लगी सीढ़ियों से लगाकर खड़ी कर दीजिए। सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं 3 कदम से ज़्यादा चलना पसंद नहीं करूँगा। दूसरी तरफ से कुछ कहा नहीं गया। सिंघानिया के चेहरे पर झुंझलाहट और मजबूरी के भाव थे। बिल्कुल वैसे ही किया गया जैसा उसने कहा था। गाड़ी लग चुकी है, आ जाओ। हाँ, देख रहा हूँ मैं। कहने के बाद एक बार फिर उसने विशेष की तरफ देखा था। उसके दिमाग में अनेक विचार चल रहे थे। वो जानता था कि विशेष की कनपटी पर रिवॉल्वर लगाए बगैर उसका काम नहीं निकलने वाला, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि उसे विशेष से बहुत ही लगाव था। क्या करे वो? तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वो विशेष को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर भी अपने साथ ले जा सकता है, और देखते ही देखते उसके जबड़े भिजते चले गए। इसका एक ही हल था, उसके दिमाग ने निश्चय किया, और बिजली की सी गति से पारस का हाथ कराट की शक्ल धारण करके विशेष की कनपटी की उस विशिष्ट नस पर पड़ा जिस पर चोट पड़ने का मतलब सामने वाले का बेहोश हो जाना था। ये आर्ट भी उसने कमांडो ट्रेनिंग के दौरान ही सीखी थी। विशेष को चीखने का भी मौका नहीं मिला। हाँ, अचानक ही उसकी ये हरकत देखकर मिसेस थापा के हलक से ज़रूर चीख निकल गई थी। विशेष बेहोश हो चुका था और मिसेस थापा हक्की बक्की ही रह गईं, एकदम शॉक्ड। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी आंखों के आगे क्या हो गया। और फिर, तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल, मैं ऐसा सोच नहीं सकती थी। यही। पारस ने रिवॉल्वर मिसेस थापा की कनपटी पर रख दिया। इतनी देर से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस समय मैं किसी भी आदमी को शूट कर सकता हूँ, समझी? और मिसेस थापा के कनपटी पर रिवॉल्वर रखते हुए वो बाहर की ओर निकला। पारस ने देखा, उसे देखकर सबकी आंखों में खौफ के साए मंडरा रहे हैं। यही तो चाहता था वो। इस वक्त उन सब का उससे डरे रहना जरूरी था। उसके बाद पारस ने उन 5 टेक्नीशियंस की तरफ देखा जो उसके आदेश पर उसके हाथ में दबे रिवॉल्वर से डरे सहमे कंट्रोल रूम के कोने में खड़े थे। वे ही उसकी तरफ ऐसे अंदाज से देख रहे थे जैसे उसके सामने, अपने सामने वो लोग साक्षात यमराज को देख रहे हों। पारस ने उन्हें खूंखार अंदाज से घूमा, अपने हाथ में दबे रिवॉल्वर से नज़दीक आने का इशारा किया। तुम 5 में से 2 को, इन दोनों को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और बाकी 3 यहीं रहेंगे, मेरे लिए दरवाज़ा खोलेंगे। तीनों ने इस तरह गर्दन हिलाई जैसे बच्चों ने हेडमास्टर की बात ध्यान से सुनी और समझी हो। अगर गौर से देखा जाए तो उनके चेहरों पर ऐसे भाव भी थे जो बता रहे थे कि वो उसके वहाँ से जाने और ख़ुद को छोड़ जाने की खबर से अंदर ही अंदर राहत महसूस कर रहे थे। बल्कि वो 2 जो उसके साथ को वो ले जा रहा था, उनके चेहरे पर आतंक के लक्षण साफ जाहिर थे। कोई कुछ नहीं बोला। अगर तुम तीनों में से किसी ने ज़रा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की और मेरा बनाया हुआ रास्ता नहीं खोला तो मैं तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। हम वही करेंगे सर जो आपने कहा है। तुम सब मेरे साथ चलो और तुम लिफ्ट का दरवाज़ा खोलो। पलक झपकते ही उनमें से एक ने वैसे ही किया। इस तरह पारस की वापसी का सफ़र शुरू हुआ। बेहोश विशेष को उसने गोद में ले रखा था, 2 टेक्नीशियंस और मिसेस थापा को रिवॉल्वर की नोक पर। वही सीन बनाए इमारत के मुख्य द्वार के खुलने पर उससे वो बाहर निकला। सफारी ठीक उसी पोजीशन में सीढ़ियों के नज़दीक खड़ी थी जैसी उसने स्क्रीन पर देखी थी। गंधारी कार्ड काफ़ी दूर थे। सिंघानिया, मारिया, अंकित, आरिफ और त्रिलोचन सिंह सफारी के नज़दीक ही थे। सब एक साथ खड़े थे।
मैंने कहा था ना कि मुझे सफारी के 20 फुट के दायरे में कोई नहीं चाहिए। सिंघानिया सहित सब पीछे हट गए। पारस सबको कवर किए मुख्य द्वार से बाहर निकला, सीढ़ियाँ तय की। ये बेहोश कैसे? सवाल नहीं, पारस कुर्राया। सिंघानिया खामोश, सब खामोश। सबसे पहले उसने मिसेस थापा को ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बिठाया, दोनों टेक्नीशियंस को पीछे, और खुद विशेष को लिए ड्राइविंग सीट पर बैठा। दरवाज़ा बंद करने के बाद विशेष को मिसेस थापा की गोद में दिया, गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने से पहले सिंघानिया से कहा, फार्म हाउस के लोहे वाले गेट पर तैनात गार्ड्स को समझा देना कि उन्हें क्या करना है। गेट खोल देंगे वो तुम्हारा, लेकिन तुम ये सब ठीक नहीं। मैंने कहा था ना, इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे हम। एक दूसरे तरह की बात तो मैं बोल सकता हूँ सर, आरिफ बोला। क्या? इन लोगों की बात तो खैर मैं नहीं कहता, पर मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है। तो इस मिशन में मैं आपके साथ, आपका हाथ बटाने के लिए साथ चल सकता हूँ। नहीं, पारस ने उसकी चालाकी पर हौले से मुस्कुराने के साथ कहा और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। एक बार गाड़ी बढ़ाई तो फिर उसकी रफ्तार को कम नहीं होने दिया पारस ने। मगर अभी इमारत और लोहे वाले गेट के बीच के रास्ते को आधा भी पार नहीं कर पाया था कि सफारी में दोनों टेक्नीशियंस की चीखों की आवाज़ गूंजी। डिक्की से प्रकट होकर एक इंसानी साया उनके सर के ऊपर से गुजरा। इससे पहले कि कोई समझ पाता, मुश्ताक के हाथ में दबा रिवॉल्वर ड्राइविंग कर रहे पारस की कनपट्टी पर लगा नजर आया। बहुत हो चुका पारस मियाँ, अब अपना खेल ख़त्म ही समझो। यही सोच रहा था मैं कि सीन से गायब हो जाने वाली चीज़ तो तुम नहीं हो, और फिर नज़र क्यों नहीं आ रहे? हाँ, अपनी समझ से तो तुम मुझे ऐसा कैद बना करके गए थे कि मेरी सारी उम्र उसमें कट जाती। लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ। आग लगाकर कैसे तुमने देहातियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया? कैसे जानते हो तुम ये सब? तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं, मगर तुम्हारे लिए इस वक्त ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मैं तुम्हें इनमें से किसी को भी ज़रा भी नुकसान पहुंचाने से पहले ऊपर पहुंचाने की पोजीशन में हूँ। गलत फहमी के शिकार हो तो मुश्ताक। मतलब तुमने जो मेरे भूतपूर्व साथियों की मदद से सफारी में छुपने की जो करतब निकाला है ना, ये सोच कर दिखाया होगा कि मैं यहाँ तुम्हारी मौजूदगी से घबरा जाऊँगा। ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि अपनी समझ में मैं तुम्हें ऐसी जगह पर कैद कर आया था कि तुम आसानी से नहीं निकल सकते थे। पारस कहता चला गया, मगर अब ज़रा मेरे शब्दों पर ध्यान दो। मैंने तुम्हें देखते ही सीन से तुम्हारी मौजूदगी के बारे में सोच लिया था। मगर ज़रा मेरे शब्दों पर ध्यान दो। मैंने तुम्हें देखते ही सीन से तुम्हारी गैर मौजूदगी की खटकन की बात कही। उसके बाद ये बताया कि मुझे तुम्हारे कैद से फरार होने की जानकारी है। क्या इस सब से तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आई कि मैं सफारी में तुम्हारी मौजूदगी की कल्पना कर चुका था? मुझको प्रभावित करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें सफारी में मेरी मौजूदगी का ज़रा भी इल्म होता तो तुम इसमें बैठते नहीं, मुश्ताक बोला। पारस मुस्कुराया। हाँ, मेरे और तुम्हारे दिमाग में यही फ़र्क है मुश्ताक मियाँ। मैं सामने वाले को वह चाल चलने देता हूँ जिसे चलते वक्त वो ये सोच रहा होता है कि वो बड़ा 30 मार का है, मगर मेरी चाल उसकी चाल के ऊपर होती है ताकि जोर का झटका धीरे से लगे। क्या कहना चाहते हो? मैंने इन सब को निपटाने की धमकी देकर रास्ता मांगा और थोड़ी सी हुज्जत के बाद सबने रास्ता दे दिया। बात तो मुझे उसी वक्त खटक गई थी। दिमाग में ये सवाल उठा था कि इतनी जल्दी से ये लोग मेरी बात कैसे मान गए। दिमाग के दूसरे कोने ने तुरंत जवाब उगला, ये मुझे रास्ता नहीं दिया जा रहा है, चाल चली जा रही है, और चाल चलने वाला मुश्ताक मियाँ है, इसलिए सीन से गायब हो। ये सोच रहे होंगे कि मैं उनकी तरफ से अंडा गाफिल होऊंगा। और मैंने ये सोचा, अगर मुश्ताक मियाँ ऐसा सोच रहे हैं तो उन्हें सोचने देना चाहिए। अगर वक्त से पहले मैंने ये बात ओपन कर दी कि मुझे तुम्हारी कैद से फरारी के बारे में पता है और जो तुम चाल चल रहे हो उसे छोड़कर कोई और चाल चल बैठोगे, तब शायद मुझे रास्ता देने का नाटक भी ना किया जाता और मेरी स्थिति और मुश्किल हो जाती। अब कम से कम इतना तो हो गया ना कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ। लेकिन फार्म हाउस से निकलोगे कैसे? ये तुम्हारी गलत फहमी है मुश्ताक। तुम्हें सोचना चाहिए। जब मैंने इतना सब सोच लिया था तो ये भी तो पहले सोच लिया होगा ना कि जब तुम मुझे रंग दिखाओगे तो मुझे तुम्हें कौन सा रंग दिखाना है। दिखाओ, कौन सा रंग दिखाना चाहते हो? ज़रा नीचे तो झाँक कर देखो, मेरे पैरों की तरफ।
वहाँ जहाँ एक्सीलेटर और ब्रेक पेडल इत्यादि है, एक बम सजा रखा है, ठीक वैसा ही बम जिससे मैंने लेंटर्स उड़ा है। दूसरा पैर के नज़दीक रिमोट है, वैसा ही रिमोट जैसे पिछले बम ब्लास्ट के। मुश्ताक ने एक नज़र में वो सब देख लिया और जी चाहा कि अपने बाल नोच डाले। पारस का एक भी शब्द गलत नहीं था, फिर भी लहजे से कोई हताशा प्रकट नहीं होने दी उसने। तो तुम ये कहना चाहते हो कि उससे तुम हम सबको ब्लास्ट कर दोगे? समझदार आदमी हो इसलिए जल्दी समझ गए। ये भी समझ गए होंगे कि अगर तुमने गोली चला भी दी तो मेरा पैर मरने से पहले रिमोट के उस बटन को ज़ोर दबा देगा। ये धमकियाँ सिंघानिया और उनकी पार्टी पर चल गई, मुझ पर नहीं चलेंगी। अच्छा, कारण भी बता दो। विशेष, तुम खुद को मार सकते हो मगर विशेष को नहीं। वो डायलॉग भी याद कर लो जो त्रिलोचन सिंह द्वारा ऐसी कोई बात कहने के जवाब में मैंने कहे थे। उस वक्त तो शायद तुम गाड़ी में, तो तुमने सुना नहीं होगा। मैं तुम्हारे किसी झांसे में नहीं आने वाला। पारस ने इस बार जवाब मुंह से नहीं पैरों से दिया। उसने इतनी जोर से ब्रेक मारे कि मुश्ताक सहित सारे लोग आगे की तरफ गिर पड़े। सफारी जाम हो गई। गाड़ी क्यों रोक दी? दो कामों में से एक करना होगा तुम्हें। गोली चलानी है तो चलाओ मेरी कनपट्टी पर, और नहीं चलानी तो उतर जाओ गाड़ी से। पारस, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। बुरी तरह से बौखला गया था मुश्ताक। कुछ देर शांत रहा। तुम्हारी बात बड़ी। अच्छा, गोली नहीं चलाऊंगा, उतर जाऊंगा गाड़ी से, मगर ये भी कोई जगह हुई यार? सड़क के दोनों तरफ घना जंगल है, कैसे मैं पैदल जाऊंगा? अगर कोई जानवर आ गया, शेर हाथी आ गया तो मेरा क्या होगा? भाई तुम तो हो आर्मी के निकले कमांडो, मैं तो नहीं ना। उसकी ये बात सुनकर पारस के होठों पर मुस्कान ने रगना चाहा। खुद को खतरनाक और सीरियस दर्शाए रखने के लिए बड़ी मुश्किल से उसने होठों पर ही रोका। बोला, जो मैंने कहा है अगर उसे करने में तुमने एक सेकंड भी और गवाया ना तो मेरा पैर इस वक्त खाली है, रिमोट का बटन दबा देगा। ओके ओके, सरकारी आदमी हूँ, रिस्क नहीं ले सकता। उतर रहा हूँ मैं। इस बार पारस लाखों कोशिशों के बावजूद होठों पर नाचने वाली मुस्कान को रोक नहीं पाया। पर उस मुस्कान को मुश्ताक नहीं देख सका। सफारी से वो बाहर निकल चुका था। अब ये तो बताते जाओ, यहाँ छोड़कर जा रहे हो, वहाँ से लोहे वाला गेट नज़दीक है या इमारत? कम से कम सोच तो लूँ मैं कि मुझे किस तरफ जाना है। जानवरों ने मेहरबानी कर दी तो लोहे वाले गेट पर जल्दी पहुँच जाओगे। इसका कहने के साथ ही उसने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। एक नज़र बैक व्यू मिरर पर डाली थी उसने। मुश्ताक नज़र आ रहा था। हाथ में मौजूद रिवॉल्वर जेब में नहीं रखी थी उसने, और ना ही सफारी की तरफ देख रहा था। वो सतर्क निगाहों से दोनों तरफ के जंगल का निरीक्षण कर रहा था। उसकी मानसिक अवस्था को समझने के बाद एक बार फिर पारस मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। तुमने देखा था? पद्मा सिंह की मुद्रा में बैठे कमली वाले बाबा ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। तुमने अपने पारस अंकल को किसी लंबे चेहरे वाले का मर्डर करते देखा था? नहीं बाबा, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने नहीं देखा ऐसा। देखा है, दिमाग पर जोर डालकर याद करो, याद आ जाएगा। हुलिया बताया था तुमने उस आदमी का। एक ऐसे कमरे के बारे में भी बताया था जिसमें वो जोर जोर से संगीत पर नाच रहा था। एक होल्डिंग देखा था, एक बुढ़ा जामुन बेच रहा था एक पेड़ के नीचे। अंकल, पता नहीं ये बाबा क्या कह रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा आपको किसी की हत्या करते। पारस ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कमली वाले बाबा ने अपना हाथ बढ़ाकर फिर विशेष का हाथ पकड़ लिया। अब याद करो, सब याद आ जाएगा। सेंटर टेबल पर शराब की बोतल थी, उसके हाथ में गिलास था। इस बार विशेष ने उसके शब्दों का प्रतिवाद नहीं किया। पारस ने देखा विशेष का जिस्म हौले हौले कांपने लगा था, यूं जैसे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, जैसे कुछ तरंगे बाबा के जिस्म से निकलकर उसके जिस्म में पहुंच रही हो। बाबा अब भी कहे जा रहा था, तुमने बताया था उस होल्डिंग पर एक चीखती हुई औरत बनी हुई है, आर्मी की वर्दी पहने 4 जवान बने हुए हैं, उस पर काला अंग्रेज़ लिखा है। और फिर पारस ने चमत्कार देखा। आंखें शून्य में टिकती चली गई थी विशेष की। हाँ, मुझे याद आ रहा है। याद मत करो, देखने की कोशिश करो सबको। उस कमरे की एक दीवार पर कांच की एक बहुत बड़ी खिड़की है, उसकी वजह से तुम्हें दूर सड़क के पार लगा होल्डिंग नज़र आता है। हाँ, अंकल ने उसे गोली मारी, वो खिड़की से टकराया और कांच तोड़ता हुआ दूसरी तरफ गिर पड़ा। अब तुम सब देख सकते हो विशेष।
बाबा के चेहरे पर वैसी ही खुशी और चमक उभर आई थी जैसे किसी वैज्ञानिक के चेहरे पर उस फार्मूले के मिलने जाने पर नजर आती है जिसे वो वर्षों से तलाश रहा था। लहजे में प्रसन्नता का अतिरेक वाला कंपन लिए वो कहता चला गया, केवल मर्डर की घटना ही नहीं बल्कि सब कुछ, चारों ओर घटने वाली घटनाएं सब याद करो। मर्डर से पहले की वारदातें, बाद के हादसे, तुम सब कुछ देख सकते हो। अभी तक तुम सिर्फ मर्डर की घटनाएं देखते थे, मैंने तुम्हें उस दायरे से बाहर निकाल दिया। देखो क्या क्या हो रहा है उस वक्त वहाँ। जगह बताओ विशेष, ठीक से बता पाओगे कि मैं मर्डर कहाँ करने वाला हूँ? टाइम क्या है? चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कब होगा यह हादसा? चिंता मत करो पारस, सब बताएगा बताएगा ये, जब तक मैं ही उसे इस दुनिया से वापस नहीं ले आऊँगा। अधूरी बातें छोड़कर ये बेहोश नहीं होगा, ना ही किसी हादसे को देखकर डरेगा। भागो भागो अंकल भागो, वो लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। एकदम से विशेष चीखा। कौन? किसकी बात कर रहे हो? पापा हैं, मारिया आंटी, अंकित, सब लोग, वो मुश्ताक अंकल भी हैं, पुलिस वाले। ये सब कहते हुए विशेष का चेहरा अब सपाट होने शुरू हो गया था। भविष्य देखने के दरमियान उसके चेहरे पर वैसे भाव उभरते थे जैसे घटना देख रहा होता था, और इस समय वो भावहीन चेहरे के साथ बोल रहा था, मैं साफ देख सकता हूँ, वो इस इमारत के बाहर खड़े हैं, मुश्ताक बिल्डिंग को घेरने वाला है। भागो अंकल भागो। मैं क्या करूं बाबा? ये कहता है तो भागो, ठीक देख रहा है। हड़बड़ाए पारस की समझ में कुछ नहीं आया। उधर से नहीं, इस खिड़की से जाओ अंकल। पारस खिड़की की तरफ लपका, लेकिन वो ठिठका, जाने उसके दिमाग में क्या आया। वापस झपटा, विशेष को गोद में उठा लिया। और आप? तुम जाओ, मेरा वहाँ कोई काम नहीं। ये बात कहते वक्त एक बार फिर मूछ दाढ़ी के बालों से छुपे बाबा के होठों पर बहुत ही रहस्यमय मुस्कान नाची थी। पारस ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, विशेष ने उत्तेजित लहजे से कहा, वो पहुंचने वाले हैं अंकल, भागो। विशेष को गोद में लिए पारस ने खिड़की से जंप लगा दिया। वो एक पतली सी गैलरी में पहुंचा। एक तरफ को दौड़ा तो गोद में मौजूद विशेष ने कहा, इधर से नहीं अंकल, उधर से, यहाँ से वो लोग जल्दी आ जाएंगे। किधर? उधर। उस उंगली उठाकर उसने एक दीवार की तरफ इशारा किया। उसके पास जाना चाहिए, वहाँ कोई नहीं है, कब्रें बनी हैं अंकल, वहाँ कब्रिस्तान है। पारस बगैर सोचे समझे उधर ही दौड़ लिया। सच्चाई ये है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वो खुद भी वाकिफ नहीं था। ये एक धर्मशाला थी जहाँ कमली वाले बाबा ही उसे लेकर आया था। धर्मशाला का मालिक ही नहीं, पूरा स्टाफ बाबा का भक्त था। तभी तो उनके कहने पर उन्होंने उसे पहचान लेने के बाद भी किसी को कुछ नहीं बताया था। दीवार केवल 5 फुट ऊंची थी, जिसे पारस जैसे शख्स को फांदने में किसी प्रकार की दिक्कत पेश नहीं आई। दीवार फांदते ही सचमुच वहाँ पर कब्रिस्तान था। उधर अंकल, वहाँ कब्रिस्तान का गेट है। पारस उसे गोद में लिए हुए दौड़ता जा रहा था, जबकि विशेष कहे चले जा रहा था, वो कमरे में पहुंच चुके हैं, बाबा से बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है बाबा से बात? मुश्ताक। और बाबा को धमका रहे हैं। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन उनको कैसे पता लगा कि हम यहाँ हैं? अंकल, सफारी में उसने आपकी कमीज़ के कॉलर पर एक छोटी सी कंप्यूटर चिप लगा दी थी। उसने जो आपकी दिशा और दूरी बताई, उसके मुताबिक आपको उसी कमरे में होना चाहिए था। कंप्यूटर चिप? गोद में था उसकी विशेष। उसने कॉलर पर चिपके टैटू जैसे स्टिकर को छुड़ाया और उसे दिखाते बोला, ये रही। ओह, तभी वो यहाँ तक आ गए। वही, तब तो वो अब भी मेरी दिशा और दूरी, वही तो उससे कह रहे हैं बाबा। विशेष ने उसकी बात काट कर कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा यंत्र है तो हमसे झक क्यों मार रहे हो? उससे पता कर लो इस वक्त वो कहाँ है जिसे तुम ढूंढते फिर रहे हो। मुश्ताक ने क्या कहा? उसने अपनी हथेली में दबी कोई छोटी सी वस्तु देखी और वो खिड़की से बाहर निकल आया। इधर? मतलब वो हमारे पीछे है? हाँ, तो फेंको विशेष, इसे फेंको। विशेष ने फौरन उसके हुक्म का पालन किया। अब वो गेट के पास पहुंच गए थे। अब क्या देख रहे हो तुम? बहुत से लोग आपको घूर रहे हैं। पास सक पकाया, चारों तरफ नजरें दौड़ाई उसने। इस वक्त वो फुटपाथ पर खड़ा था। काफ़ी चहल पहल थी वहाँ। सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। ये शायद मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो, विशेष ने एक तरफ को इशारा किया।
काले कपड़े वाला तो पहचान भी गया, अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन कर रहा है, पुलिस को। फ़ोन पर अपना नाम सुनील बताया इसने। मैं क्या करूं अब? वो दाईं तरफ वाली एक लाल मारुति गाड़ी खड़ी है, उसका मालिक टॉयलेट कर रहा है। आप उसकी चाबी लगी है गाड़ी में। ओह! तभी वो गाड़ी की तरफ पहुंच गए। धीरे से दरवाज़ा खोलते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने के साथ विशेष को बगल वाली सीट पर बिठाया, और जब तक टॉयलेट कर रहा व्यक्ति कुछ समझता, पारस गाड़ी को स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ पड़ा। पीछे से लोगों को, काले कपड़े वाले व्यक्ति को चिल्लाते हुए वो सुन रहा था। वो पारस है, वही जो हत्या करने वाला है। पारस बैक व्यू मिरर से सारा सीन देखकर और गाड़ी दौड़ाता रहा। अनेक लोगों का ध्यान उनकी चीख चिल्लाहटों पर गया, मगर सब उसकी रेंज से बाहर निकल गए। पारस ने राहत की ऐसी सांस ली कि स्वतः कह रहा हो कि खुद को उसने बड़ी मुसीबत से निकलता महसूस किया। काले कपड़े वाला मोबाइल पर पुलिस को इस गाड़ी का नंबर बता रहा है, कह रहा है तुम ये गाड़ी लेकर भागे हो। उफ, ये साला तो पीछे पड़ गया। कुछ देर बाद शहर भर की पुलिस इस गाड़ी की तलाश में होगी। आप मेन रोड पर मत चलो, बाईं तरफ गली है, उधर जाओ। कुछ देर आगे जाने के बाद सचमुच एक गली आई। पारस ने गाड़ी को उधर मोड़ लिया। मेन रोड की अपेक्षा उस रोड पर ट्रैफिक भी कम था, और पारस ने रफ्तार बढ़ाने के लिए पीछे देखते हुए कहा, पर इस तरह काम नहीं चलेगा। अब हम क्या करें? गाड़ी यहीं रोक दो अंकल, अभी हम ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, पीछे से कोई आ गया तो? अगर ये गली पार करके सामने वाली सड़क पर पहुंचे तो धर लिए जाएंगे। वहाँ पुलिस है, उधर आपकी गाड़ी का नंबर बता दिया है, विशेष ने कहा। उफ, मैं क्या करूं, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पारस वाकई परेशान हो गया था। सामने से मेटेलिक कलर की एक सेंट्रो आ रही है, इसे एक लड़की चला रही है। पारस ने सामने की तरफ नज़र मारी। वाकई उस गाड़ी का कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पारस समझ गया था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। पारस जल्दी से अपनी कार से बाहर निकला। विशेष लाल मारुति में ही बैठा रह गया। गाड़ी के पास आते ही हाथ देकर उसे रुकने का इशारा किया। गाड़ी रुक गई। पारस लपक कर उसके नज़दीक पहुंचा। कांच नीचे गिरा। सचमुच ड्राइविंग सीट पर एक लड़की थी। उसने अपने गोरे चेहरे पर काला चश्मा लगा रखा था, और जूट का बना एक हैट भी उसके सर पर था। हैट को देखते ही पारस को विशेष के शब्द याद आ गए। उनके मुताबिक वो लंबे चेहरे वाले के कमरे में जूट का हैट पहनकर जाने वाला है। उस सब को याद करते ही रोमांच की एक बहुत ही तेज़ लहर उसके सारे जिस्म में कौंधी। दिमाग में सवाल कौंधे, क्या ये वही हैट पहनकर लंबे चेहरे वाले के कमरे में पहुंचने वाला है? क्या वो समय आ गया है? क्या कुदरत का कानून उसके चारों तरफ वही सब जुटा रहा है जैसा विशेष ने देखा है? इस हैट का मतलब तो यही है। क्या बात है? लड़की के बोलने पर उसकी तंद्रा भंग हुई। गाड़ी में कोई और नहीं था। हड़बड़ाए से पारस ने चारों तरफ चोर निगाह डाली। फिलहाल किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं था, यानी वो आपराधिक हरकत कर सकता था। सो तेजी के साथ जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ खिड़की के अंदर डाल दिया। पलक झपकते ही लड़की के चेहरे पर खौफ के भाव आ गए। मुंह चीखने के लिए खुला, मगर उस मुंह में रिवॉल्वर की नाल घुस गई। चीखोगी तो गोली मार दूंगा, चुप रहोगी तो जिंदा बच जाओगी। लड़की घबरा गई। उसका हेड पीछे जा गिरा। चश्मा अपनी जगह छोड़ चुका था। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, जिनका कोई ना कोई दीवाना ज़रूर होगा, इस वक्त फटी पड़ी थी। उस लड़की की आंखों में खौफ था, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। उधर सड़को, गाड़ी मैं चलाऊंगा और आवाज़ मत करना। वो लड़की ने चुपचाप उसके हुक्म का पालन किया। ड्राइविंग डोर खोलते पारस ने मारुति की तरफ देखा। विशेष उसका ऐसा करने से पहले ही सेंट्रो के नज़दीक आ पहुंचा था। दोनों एक साथ गाड़ी में बैठे। विशेष पीछे बैठ गया। लड़की हैरत में थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। पारस ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने देखा था। अब क्या देख रहे हो? उसी समय बगल से एक बुलेट गुजरी। उसमें 2 पुलिस वाले थे। पीछे वाले के हाथ में वायरलेस था। ये मारुति के पास रुकेंगे, इसकी तलाशी लेंगे। ऐसे ही हुआ। अब 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 गाड़ी को आगे बढ़ाओ। और वो गाड़ी आगे चलाने लगा। एक सुनसान स्थान पर उसने उस लड़की को बाहर निकाल दिया। लड़की बहुत हैरान थी कि छोटा बच्चा पूरे आदमी को गाइड कर रहा है।
इसे बेहोश कर दोगे ताकि किसी को बता ना सके कि हम इसकी गाड़ी छीन कर भागे हैं। नहीं, मुझे बेहोश मत करना। लेकिन पारस ने विशेष की बातों को माना और उसे बेहोश कर दिया। दृश्य ही ऐसा देखा था, पारस के रोंगटे खड़े हो गए। पैर स्वतः एक्सीलेटर छोड़कर ब्रेक पर जा पड़ा। टायरों की चीख चिल्लाहट के साथ गाड़ी जाम हो गई। आगे फाड़ कर वो इस सामने वाले दृश्य को देख रहा था। 4 आदमी लोहे के बने एक होल्डिंग के साँचे पर चढ़े हुए थे। वे होल्डिंग पर रैक्सिंग का पर्दा लगा रहे थे। पर्दे पर एक औरत बनी हुई थी। अपने दोनों कानों पर हाथ रखे चीख रही थी। साड़ी पहने हुई थी, आंचल ढलका हुआ था, बाल खुले हुए थे। 4 आर्मी वालों के फेस थे। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था काला अंग्रेज। आगे बढ़ते पारस की नज़र जब इस दृश्य पे गई तो वो एकदम से सिहर गया। उसके पूरे शरीर पर चींटियां दौड़ने लगीं। ये वैसा ही था जैसा विशेष ने देखा। ये कुछ ऐसे क्षण थे जिन क्षणों में उसका दिमाग जाम होकर रह गया था। इस होल्डिंग को देखा था मैंने, यही जगह है वो देखो, उसके नीचे बैठा जो बुढ़ा जामुन बेच रहा है, मैंने उसी को देखा था। कहाँ से देखा था तुमने उस होल्डिंग को? वहाँ से। कहने के साथ विशेष ने इमारत की बड़ी सी खिड़की की तरफ उंगली उठा दी। इमारत सड़क की उसी दिशा में थी जिसमें इस वक्त वो खड़े थे, जबकि होल्डिंग डिवाइडर के उस पार फुटपाथ पर था। विशेष की उंगली इमारत की 7वीं मंजिल पर स्थित खिड़की की तरफ उठी हुई थी। उन सबको देखने के बाद पारस को जैसे कुछ होश ही न रहा। एक झटके से गाड़ी उधर घुमा दी थी जिस तरफ उसके अनुमान के अनुसार इमारत का मुख्य द्वार होना चाहिए था। विशेष खामोश बैठा था। वो एक होटल था, 3 स्टार होटल, जिसके माथे पर लिखा था रिजेंसी। तुम चुप क्यों हो विशेष? कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब वो सब होने वाला है जैसा तुमने बताया था, जैसा मैंने देखा था। मैं तुम्हारे देखे को गलत कर दूंगा विशेष, मैं उसे नहीं मारूंगा। काश ऐसा हो सकता। ऐसा ही होगा, और ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा, ज़्यादातर होता रहा है। मैं सारी दुनिया को अपने साथियों पर यही साबित करने वाला हूँ कि मैं भविष्य का हत्यारा नहीं हूँ। एंड टाइम पर खुद को रोक लूँगा। खुद को बेगुनाह साबित करने का एकमात्र यही तरीका है मेरे पास। वो सब जो तुमने देखा है वो ना हो, मैं वहाँ पहुँचूँ और फिर भी वो हत्या ना करूँ जो तुमने मेरे हाथों से होती देखी है। यही साबित करने के लिए तो मैं भागता फिर रहा था। इस तरह तुम्हारा देखा हुआ भी सच होगा और मैं हत्यारा भी साबित नहीं होऊंगा। विशेष खामोश रहा, जैसे वो किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता हो। गाड़ी से निकलने से पहले पारस ने अपना हाथ जूट के हैट की तरफ बढ़ाया, मगर फिर उस हाथ को रोक लिया। सोचा, क्यों ना मैं विशेष के देखे को यहीं से गलत साबित करना शुरू कर दूँ। पहनूँ ही नहीं इस हैट को। मगर उसी वक्त दिमाग में ख्याल कौन था, अगर ऐसा नहीं किया तो हो सकता है मैं उस कमरे तक पहुँच ही ना पाऊँ। उससे पहले ही किसी के द्वारा पहचान लिया जाऊँ। फिलहाल अपने चेहरे को छुपाने का मेरे पास यही एकमात्र साधन है। सो हैट उठाया, सर पर रखा, ऐसे अंदाज से जैसे चेहरा ढक जाए। अब विशेष को गोद में उठाए हुए वो नहीं था, वो उसके साथ साथ चल रहा था। होटल की लॉबी में पहुँचे वे, मगर वहाँ रुके नहीं। सीधे दौड़ती सी अवस्था में लिफ्ट के नज़दीक पहुँचे। संयोग से लिफ्ट उस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। पारस ने उसमें दाखिल होने के बाद 7वीं मंजिल का बटन दबाया। मैं उन्हें देख रहा हूँ। किन्हें? मुश्ताक, पापा और टीम पुलिस को। कहाँ है वो? होल्डिंग के पास। 2 पुलिस वालों ने एक जाल जैसी वस्तु को संभाल रखा है। वे होल्डिंग लगाने वाले से बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कैसे पहुँच गए वो लोग? रेड लाइट पर तैनात पुलिस वाले ने पर्दे पर काला अंग्रेज़ लिखा देखकर फ़ोन किया था। सारे शहर में तैनात पुलिस वालों को यही निर्देश दिया है कि अगर ऐसा कोई होल्डिंग दिखे जिस पर काला अंग्रेज़ लिखा है तो तुरंत कंट्रोल रूम को फ़ोन करके लोकेशन बताएं। विशेष एक ही सांस में कह गया था। ओह, काला अंग्रेज वेद प्रकाश शर्मा के नए उपन्यास का नाम है। मुश्ताक ने होल्डिंग लगाने वालों में से एक से अभी अभी पूछा था। होल्डिंग फिल्म का नहीं, उपन्यास का है। तो फिर ये बात उस पर साफ साफ क्यों नहीं लिखी थी? उसने मुश्ताक के सवाल के जवाब में कहा था, ये प्रकाशक का विज्ञापन करने का अपना तरीका है। अब वो क्या कर रहे हैं? होल्डिंग के सामने की तरफ देख रहे हैं, अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने उस होल्डिंग को कहाँ देखा होगा। उनकी नज़रें होटल रिजेंसी की इमारत पर जम गई हैं। बहुत चालाक हैं वो, अनुमान लगा ही लेंगे। मैं यहीं रुकता हूँ। क्यों? वो यहाँ आएंगे, मैं उन्हें यहीं रोक कर उलझा लूँगा।
पर क्यों? अगर लंबे चेहरे वाले का कत्ल करते आपको उन्होंने रोका तो ये माना जाएगा कि अगर ऐन वक्त पर पहुंचकर वो ना रोक लेते तो आप उसका कत्ल कर डालते। उस अवस्था में आप उसी सज़ा के हकदार होंगे जिसकी पैरवी दूसरे लोगों के लिए करते रहे हैं। जबकि अगर अपने आप को आप खुद रोकेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि आप कभी भी कत्ल नहीं करने वाले थे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं हमेशा से ठीक कहता हूँ अंकल। उसने ये बात इस अंदाज से कही कि पारस के होठों पर मुस्कान फैल गई। मैं उसकी हत्या नहीं करूँगा विशेष। जो भी करना है अंकल जल्दी करो, वो होटल की तरफ आ रहे हैं। पर इस फ्लोर पर तो ऐसे कई कमरे हैं जिनसे वो होल्डिंग नज़र आएगी। लंबे चेहरे वाला कौन से कमरे में है? रूम नंबर 707। अब तक क्यों नहीं बताया? नज़र ही अब आया है। रूम नंबर 707 में संगीत का कान फाड़ू शोर बज रहा था। उसकी धुन पर अकेला ही वो ठुमक रहा था। ठुमकते ठुमकते सेंटर टेबल के पास आया। उस हाथ में कुछ देर पहले खाली किया गया कांच का गिलास था। उसे टेबल पर रखा। वहीं पर रखी 2 प्लेटों में से एक में काजू थे, दूसरे में चने। एक काजू उठाकर मुंह में डाला, नया पैक बनाया। 2 घूंट पीने के बाद फिर से संगीत पर नाचने लगा। उसकी उम्र 40 के आसपास रही होगी। कद करीब 5.5 फुट, शरीर भारी, हाथ पैर लंबे लंबे, उंगलियां कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। चेहरा भी लंबा था। आगे का आधा सर गंजा था, पिछले आधे सर पर बाल थे। दाएं गाल पर एक बहुत बड़ा काला मस्सा था। आंखों का रंग हरा, गड्ढों में धसी वो आंखों के चारों तरफ काले धब्बे थे। चेकदार कपड़े की पैंट पहने हुआ था वो। काली कमीज, सफ़ेद टाई, उस पर प्रेस तक नहीं हुई थी। बहुत सस्ते से जूते। दोनों हाथ की तर्जनी उंगली में लोहे का छल्ला पहन रखा था। पूरी तरह मस्त नजर आ रहा था वो, नशे में धुत। तभी एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और पारस अंदर पहुंचा। उसे देखकर लंबे चेहरे वाले ने डांस करना बंद कर दिया। पारस ने अब भी जूट की कैप पहन रखी थी, शायद इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। मगर अगले ही पल उसने अपने सर से कैप उतार कर एक तरफ फेंक दी। उसने ऐसा करना था कि लंबे चेहरे वाले की नज़र पारस के चेहरे पर पड़ी और नज़र पड़ते ही उसके होश उड़ गए। पलक झपकते ही उसके चेहरे पर ऐसे भाव उभरे थे जैसे भैंसे पर विराजमान यमराज को देख लिया हो। लंबे चेहरे वाले के हाथ से विस्की का गिलास फिसलता चला गया। फर्श पर कालीन बिछा होने के कारण फूटा तो नहीं, मगर सारी विस्की बिखर चुकी थी। फ्रीज होकर रह गया था वो, जैसे कि अपने सामने शेल को देख लिया हो। और आंखों की पुतलियों पर गर्दिश नहीं थी। और वह जो सचमुच पारस था। एक ही नज़र में उसकी आंखों ने सारे कमरे का निरीक्षण कर डाला। वही कमरा था जिसका विशेष ने वर्णन किया था। हर चीज़ वैसी थी, वैसी ही सेटिंग थी। खिड़की के पार होल्डिंग भी नज़र आ रहा था। अब वो पूरी तरह टंग चुका था। टांगने वाले नहीं थे वहाँ। होल्डिंग के पीछे की गंदी बस्ती भी नज़र आ रही थी और उससे पीछे वाली बिल्डिंग पर सूख रहे कपड़े भी। यकीनन उनमें सबसे ज़्यादा एक लाल पेटीकोट ही चमक रहा था। होर्डिंग के नीचे बैठा जामुन बेचने वाला बूढ़ा बीड़ी पी रहा था। और सबसे बड़ी बात, ठीक उसी हुलिये का आदमी उसके सामने खड़ा था जिसका जिक्र विशेष ने किया था। लक्ष्मी ने भी तो इसी हुलिये का जिक्र किया था। जहन में एक बात कौंधी, ये बंटी का किडनैपर है। अंदर से आवाज़ आई, मार डाल इसे। नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा। मुझे खुद को वो करने से रोकना है जिसे विशेष ने देखा। चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। आंखें लंबे चेहरे वाले पर जमी थी। क्या नाम है तेरा? कानफाड़ू संगीत की वजह से शायद वो ये शब्द साफ तो नहीं सुन पाया, मगर होठों के हिलने और माहौल को देखते हुए पारस समझ गया किसका नाम रणवीर है। बंटी कहाँ है? कौन बंटी? नाटक मत करो। अगर तू बंटी को नहीं जानता तो मुझे कैसे जानता है? मैं तुम्हें नहीं जानता। कान फाड़ू संगीत के बावजूद वे एक दूसरे की आवाज़ अत्यंत नज़दीक होने के कारण सुन सकते थे। झूठ मत बोल। नहीं जानता मुझे तो इतना डर क्यों गया था? गिलास तेरे हाथ से कैसे छूटा? वो तो मैं अचानक दरवाज़ा खुलने से मैं घबरा गया था। चौंकने और डर जाने में फ़र्क होता है। तू घबराया नहीं था, डर गया था। यानी कि तू मुझे पहले से जानता है। शायद तू ये भी जानता है कि मैं तेरा कत्ल करने आया हूँ। तुमसे बचने के लिए तो मैं इस कमरे में आकर छुपा था। मैं ये बात जानता हूँ, मुझे बख्श दो। कैसे जानता है? मैंने टेलीविज़न पर देखा था अपने चित्र और तुम्हारे फ़ोटो को। उस पर कहा गया था कि तुम मेरा कत्ल करने वाले हो। तब तो ये भी देखा होगा कि ये काम इसी कमरे में होने वाला है।
फिर तू उस कमरे में क्यों था? उस कमरे में कहाँ हूँ? टेलीविज़न में तो साफ तौर पर कहा था कि जिस कमरे में मेरा कत्ल होगा उसकी खिड़की से एक ऐसी होल्डिंग चमक रही होगी जिस पर काला अंग्रेज़ लिखा है। मैंने यहाँ ठहरने से पहले खिड़की से झांक कर देखा था, कोई होल्डिंग नहीं थी। वो रही होल्डिंग। वो उधर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। मैंने अच्छी तरह देखा था, यहाँ कोई होल्डिंग नहीं थी। बता, मेरा बेटा बंटी कहाँ है? झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो सचमुच मार डालूंगा। बंटी की आया ने तुझे पार्क में देखा था, तेरा वो पूरा हुलिया बता चुकी है। बता। रणवीर को शायद एहसास हो गया था कि वो इस समय फंस चुका है। मौत के खौफ ही ने उसके जिस्म में शायद इतनी ताकत भर दी थी कि वो एक जोरदार झटके के साथ खुद को उसने पारस से अलग किया और कमरे में जिधर जगह मिली उधर भागा, मगर पारस ने उसे बाज की तरह से पकड़ लिया। वो रोया, गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। लेकिन इस बार जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया पारस ने, उसकी कनपट्टी पर रख दिया। अगर तूने टेलीविज़न में देखा है तो ये भी जानता होगा कि मैं ही वो शख्स हूँ जो विशेष के बताए कत्लों को रोकता रहा हूँ। समझने की कोशिश कर, विशेष के देखे को कभी पूरा नहीं होने देता मैं। वही इरादा मेरा आज भी है। तुझे मारूंगा नहीं, खुद को रोक लूँगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? सच बोल, एक एक लफ्ज़ सच बोलेगा। हर सवाल का जवाब दे। अगर तू ऐसा करता रहा तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। बता, बंटी को तूने ही उठाया था ना? हाँ। क्यों? उसी लिए जिसलिए मैं दूसरे बच्चों को उठाता रहा हूँ। क्या काम है तेरा? क्यों उठाता है तू बच्चों को? सच बोलूँगा तो नहीं मारोगे ना? नहीं मारूंगा, जल्दी बोल। मैं वो बच्चों की आंखें, किडनियाँ और दूसरी चीज़ें बेच देता हूँ, अच्छे दाम मिलते हैं। सुनकर रूह कांप गई पारस की। बंटी का क्या किया? यही। एक ही क्षण में पारस के जिस्म में दौड़ता सारा लहू मानो लावे में बदल गया। ठीक अभी अभी फटे ज्वालामुखी के मानिंद वो दहाड़ा। मतलब तूने उसे मार दिया? सच बोलूंगा तो मारोगे तो नहीं? किडनी निकाली होगी, आंखें निकाली होंगी और जाने क्या क्या निकाला होगा तूने उसका, तो मार ही दिया होगा ना? वो बगैर मारे ये सब कैसे हो सकता? सीधा सीधा जवाब दे, तूने उसे मार दिया? हाँ। हरामजादे कुत्ते, नहीं छोड़ूंगा। और एक ही क्षण में ये बात उसके जहन से काफूर हो गई कि उसे नहीं मारना है, खुद को हत्या करने से रोकना है। इतना तेज धक्का दिया उसने उसे कि सर सामने वाली दीवार से जा टकराया। सर से खून बहने लगा। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़कर बार बार माफ़ी मांग रहा था, मगर पारस को तो होश ही कहाँ था। अब इतना होश भी कहाँ उसे कि खुद ही से किया गया वादा याद रहे। अब तो एक ही बात थी उसके जहन में, ये शख्स कितना घृणित है। छोटे मासूम बच्चों की किडनियाँ बेचता है, आंखें निकालता है। इसने मेरे बंटी के साथ ऐसा किया? ये शख्स सिर्फ और सिर्फ मर जाने लायक है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हरामजादे, किसी कीमत पर नहीं। और ऐसा कहने के साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली रणवीर के सीने में लगी, मुंह से चीख निकली। वो पीछे की तरफ उछला, खिड़की के कांच से टकराया, कांच टूटा और वो पीछे जा गिरा। अब वो नहीं चमक रहा था, वातावरण में केवल चीख गूंज रही थी उसकी। तभी गैलरी से भागते हुए अनेक कदमों की आवाज़ उभरी। इंसानी ज्वालामुखी बना पारस तेजी के साथ दरवाजे की तरफ घूमा। मुश्ताक, सिंघानिया, त्रिलोचन सिंह, आरिफ, अंकिता, मारिया और सबसे पीछे विशेष भी कमरे में दाखिल हुआ। बुरी तरह हड़बड़ाए हुए नजर आ रहे थे सब लोग, सांसें फूली हुई थी। कई पल तक तो कमरे में सिर्फ सन्नाटा छाया रहा। वो पारस को देख रहे थे और पारस उन्हें। ये क्या किया तुमने? तुम तो कह रहे थे कि तुम खुद को रोक लोगे। ये इसी लायक था सिंघानिया साहब। इस दुनिया में कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिन्हें दुनिया में नहीं होना चाहिए। बच्चों के जिस्म से उनकी आंखें और किडनी निकाल कर बेच दिया करते हैं। मेरे बंटी के साथ इन्होंने यही किया। पारस के हाथ में दबे रिवॉल्वर से उस वक्त भी धुआं निकल रहा था। मुश्ताक ने आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हें हत्या करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हैं पारस। अफसोस तो ये है कि ये काम पहले नहीं कर सके। नाकाम हो गए हम। भविष्य में हत्या करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नहीं कर सके तुम्हें। सिंघानिया हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में इतनी गहमा गहमी थी कि क्या लोकसभा का चुनाव जीतने वाले पार्टी के ऑफिस में होती होगी। पत्रकार एक दूसरे पर गिर गिर पड़ रहे थे। फ्लैश लाइट्स बार बार चमक रही थी। लाइव टेलीकास्ट करने वाले न्यूज़ चैनल्स के कई कैमरे ऑन थे। अलग अलग कोणों से
शूट किया जा रहा था, जिस पर बलराज सिंघानिया, मारिया, त्रिलोचन सिंह, आरिफ, अंकित और मुश्ताक ही नहीं, विशेष और कमली वाले बाबा भी थे। एक तरफ मिसेस थापा और टेक्नीशियंस को बिठाया गया था। विशेष को पहली बार पत्रकारों के सामने पेश किया जा रहा था। पत्रकारों द्वारा चारों तरफ से इस कदर सवालों की बौछार की जा रही थी कि ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या और किससे क्या पूछ रहा है। बड़ी मुश्किल से व्यवस्था कायम की गई। ऐसा माहौल बनाया गया जिससे कि एक एक पत्रकार सवाल कर सके। विशेष बिल्कुल सामान्य नज़र आ रहा था। सबसे पहले ढेर सारे सवाल उससे किए गए। हर सवाल का एक ही जवाब था कि उसे कुछ नहीं मालूम क्या चमकता है, कैसे चमकता है। अचानक कि उसे किसी मर्डर की वारदात चमकने लगती है और वो बताने लगता है। उसका खुद पर कोई काबू नहीं होता। आगे की बात पत्रकारों को कमली वाले बाबा ने बताई। उन्होंने कहा था कि भविष्य में विशेष बेकाबू नहीं रहेगा। वो ऐसी विधि जानते हैं कि जब वो चाहे इस घटना में प्रवेश करा सकते हैं और बाहर भी ला सकते हैं। मुश्ताक से जब ये पूछा गया कि वो अपने चीफ को क्या रिपोर्ट देने वाला है तो उसने खुलकर कहा था, जितना सब मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाद तो कोई निगेटिव रिपोर्ट देने का सवाल ही नहीं उठता। इस केस पर मेरी नियुक्ति बस 2 ही बातों की जांच करने के लिए की गई थी। एक तो ये कि विशेष नाम का ये बच्चा कोई नाटक तो नहीं करता और सिंघानिया ग्रुप कहीं सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए ड्रामा नहीं कर रहे। जो घटना घटी है वो स्वयं ही इन दोनों सवालों के जवाब दे देती है। अगर विशेष कोई नाटक कर रहा होता तो इस प्रोजेक्ट के चीफ को ही हत्या करते ना देख लेता। उस क्षण मैं बराबर सिंघानिया ग्रुप के साथ हूँ और उसी बेस पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि नाटक नाम की वस्तु दूर दूर तक कहीं नहीं थी। विशेष ने जो देखा, इन लोगों के साथ उसे रोकने की खुद मैंने भी भरपूर कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिली। विशेष का देखा होकर रहता है। हमारा ही नहीं, खुद पारस के रोके भी नहीं रुका वो। खुद उसका दावा था कि मैं एंड टाइम पर हत्या नहीं करूँगा, लेकिन विधि का विधान इतना बड़ा है कि कोई टाल नहीं सकता। जो होना होता है वो होगा। और मज़े की बात यह है कि पारस को अपने किए पर कोई पश्चाताप नहीं। उसका कहना है कि ऐसा ना होता तो वो सारे दावे खोखले साबित हो जाते जो वो करता रहा था। जो हुआ वही होना चाहिए था, कुदरत ने उससे खुद करवाया। मैं अपने चीफ को वही रिपोर्ट देने वाला हूँ कि सारा प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट है। विशेष में भविष्य को देखने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है और ये भी कि कमली वाले बाबा उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे इस रिपोर्ट के बाद शासन और कानून क्या फैसला लेता है ये उनकी जिम्मेदारी है। जब मारिया, त्रिलोचन सिंह, आरिफ और अंकित से सवाल किए गए तो चारों ने एक जैसी बात कही, जिसका सार ये था कि जो भी कुछ हुआ वो समझ से परे की बात है, कि अब वो नहीं जानते कि उन्हें खुशी मनानी चाहिए या गम। एक तरफ जहां आज उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को सारे देश में मान्यता मिली है, वहीं उनका चीफ हत्या करके बैठा हुआ है जेल में। हम लोग उनसे मिलने गए। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो ये है कि वो हमसे ज़्यादा खुश हैं। ये एक ही कहना है उनका। जैसा भी हुआ उनका सपना पूरा हो गया। इस प्रोजेक्ट में जैसी आस्था उनकी थी वैसी आज सारे देश की स्थापित हो चुकी है। वो बहुत खुश हैं। बस उनको एक ही अफसोस है कि उनका बंटी जिंदा नहीं है। एक पत्रकार ने पूछा, आपको तो ये अच्छा ही लग रहा होगा कि पारस जेल में है और त्रिलोचन सिंह सिंघानिया ग्रुप के चीफ बन गए। त्रिलोचन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची। वो आपे से बाहर हो गया था, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। बिगड़ी हुई व्यवस्था को बड़ी मुश्किल से संभाला गया और अंत में जब सिंघानिया से सवाल किया गया तो वो बोले, ये जो दिन आया है चाहते तो हम ज़रूर थे ये आए। लोग हमारे प्रोजेक्ट पर अपने विश्वास की मोहर लगाएं। ये सारा संघर्ष केवल हमारा एक का नहीं है, हम सबका है और सबसे ज़्यादा इसमें काम पारस ने किया है। हमें बहुत अफसोस है जो भी हुआ, लेकिन अब हम कह ही क्या सकते हैं, जो ईश्वर की इच्छा। कहते कहते सिंघानिया की आवाज़ भर आई, मैं उसे देख सकता हूँ। आंखें शून्य में स्थिर के विशेष कहता चला जा रहा था, मैं उसे देख सकता हूँ बाबा। उल्टे तवे जैसे रंग का शख्स है वो। चेहरा बड़ा भारी है, सर के बाल एकदम काले, दाढ़ी मूछ के बाल भी काले, बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, मूछें भी। चौड़े मस्तक पर चंदन की 3 रेखाएं। उसके बीच गहरे पीले रंग का त्रिशूल सा बना है। सफ़ेद धोती कुर्ता पहन रखा है उसने। विशेष के मुंह से ये सब सुनकर कमली वाले बाबा के बालों से घिरे होठों पर बहुत ही रहस्यमय मुस्कान थिरकी। क्या कर रहा है वो? एक कमरे में है। क्या है कमरे में? कुछ नहीं, एकदम खाली, कोई फर्नीचर नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो होगा विशेष।
भला इस तरह कमरे की पहचान कैसे होगी? कैसे पहुंचा जा सकेगा घटना स्थल पर? कुछ तो ऐसा बताओ जिससे पता लगे कि वो कमरा कहाँ है। वो देखो, दीवार पे स्विच बना हुआ है। उसने स्विच दबा दिया। कैसा स्विच है? बिजली के आम स्विच जैसा। उसके दबते ही लाइट ऑन नहीं हुई, पंखा नहीं चला, बल्कि कमरे का एक दीवार स्लाइडिंग डोर की तरह से हट गया है। सामने एक स्लैब नज़र आ रही है। नीचे को किसी बेसमेंट में चला गया स्लैब। धोती कुर्ते वाला नीचे उतर रहा है। देखते रहो, मुझे बताते रहो वो कहाँ जाता है। सारे रहस्यों में से पर्दा उठने वाला है विशेष, सारे रहस्यों से। तुम्हें भी हैरान रह जाना पड़ेगा। जैसा दृश्य कुछ देर बाद तुम्हें देखने को मिलने वाला है, उसे देखते तुम्हारे होश भी फाख्ता हो जाएंगे। स्लैब की पूरी उतराई उतरने के बाद वो बेसमेंट में पहुंच गया है। बहुत बड़ा हॉल जैसा। वो खाली है, ऊपर वाले कमरे की तरह। लेकिन फर्श पर कोई है, रस्सियों से जकड़ा। हुलिया बताओ। काला, धोती कुर्ते वाले की तरह। जिस्म पर ऐसे कपड़े हैं जैसे कोई गरीब बच्चा हो। कपड़े जगह जगह से फटे हैं। उसका काला जिस्म झांक रहा है। देखते रहो और बताते रहो। आदमी को देखते ही बच्चा घबरा गया, कह रहा है मुझे छोड़ दो। बस बेटा, मुक्ति दे देता हूँ तुझे, वो कह रहा है बाबा। और साथ में ही आदमी ने कुत्ते की जेब में हाथ डाला, छोटी सी शीशी निकाली, एक इंजेक्शन सिरिंज भी। अब वो शीशी में भरी दवा इंजेक्शन में भर रहा है। बहुत बुरी तरह से मुस्कुरा रहा है। बाबा, लगता है जहर है, बच्चे को मारने वाला है, उसे बचाओ बाबा। कैसे बचाएं? पहचान तो तुम वहाँ की कोई बता नहीं रहे, कैसे पहुँचे? पहचान? ये शब्द सुनते ही विशेष बेचैन नजर आने लगा। पुतलियाँ तेजी के साथ चारों तरफ घूमने लगी, जैसे पहचान बताने के लिए कुछ ढूंढ रहा हो। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बाबा, कुछ ऐसा नहीं है मैं बता सकूं। बस दीवार, फर्श और छत। टाइम बताओ, कब होगी ये घटना? घड़ी नहीं है बाबा। उस आदमी के हाथ में रिस्ट वॉच होगी? नहीं है। उफ, मैं क्या करूं? वो बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। बच्चा डर रहा है। वो बड़ा धूर्त मुस्कान है। पर वो उसे मारेगा नहीं। एक गोली चली बाबा। गोली उसके हाथ में मौजूद इंजेक्शन में लगी। वो गिर गया, टूट गया। उसने चौंक कर देखा। रिवॉल्वर तो उन सभी के हाथों में थे, मगर धुआं सिर्फ और सिर्फ मारिया के हाथों में दबे रिवॉल्वर की नाल से ही निकल रहा था। वे सब बेसमेंट के दरवाजे पर यानी स्लैब के टॉप पर खड़े थे। मुश्ताक, अंकित, आरिफ, त्रिलोचन सिंह और मारिया। उन सबको देखते ही सफ़ेद धोती कुर्ते वाले के होश उड़ गए। बौखलाई सी अवस्था में इधर उधर देखा, जैसे भागने का रास्ता तलाश कर रहा हो। तेजी के साथ कुर्ती की दूसरी जेब से रिवॉल्वर उसने निकाला। बच्चे की तरफ झपटा ही था कि मारिया का रिवॉल्वर फिर गरजा। गोली इस बार उसके हाथ में दबे रिवॉल्वर पर लगी थी। एक बार फिर वो बौखलाई अवस्था में खड़ा है, जैसे समझ ना पा रहा हो क्या करे। ऐसा ही होता है सिंघानिया साहब, मुश्ताक ने आगे बढ़ने के साथ कहा था। बड़े से बड़े दिमाग वाला भी जब संकट में फंसता है तो दिमाग की सोचने समझने वाली नसें हड़ताल कर देती हैं। ऐसा ना होता तो कम से कम आपने मारिया के हाथ में रिवॉल्वर देखने के बाद अपना रिवॉल्वर निकाल कर बंटी को कवर करके हम पर दबाव बनाने का मंसूबा नहीं बनाया होता, क्योंकि आप मारिया के निशाने से अच्छी तरह वाकिफ़ ही नहीं है, बल्कि कायल भी हैं इसके। बौखलाहट की अवस्था में बस कुछ ही देर रहा वो। अगले पर उसने खुद पर नियंत्रण कर लिया। नियंत्रित करने के बाद सबसे पहले चेहरे से वो फेस मास्क उतारा, जिसके साथ काले बालों की विग भी उतरती चली गई। बलराज सिंघानिया असली सूरत में उनके सामने आ गया था। अब जाकर तुमने उस समझदारी का परिचय दिया है सिंघानिया, जिसकी मैं तुमसे उम्मीद करता था। मुश्ताक ने स्लैब पर नीचे उतरकर कहा। हमारे यहाँ पहुँचने और मेरे द्वारा अपना नाम पुकारा जानते ही आप समझ गए होंगे कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका। बंटी को कवर करके यहाँ से निकलने की एक कोशिश ज़रूर की, लेकिन जब देखा कि वो हो नहीं सकता तो छिछोरे बदमाशों की तरह खुद को छुपाने या भाग निकलने की कोशिश नहीं की। उसके बदले चेहरे से फेस मास्क ही नोच लिया। समझदार हो। फेस मास्क यानी तुम्हारी नज़रों में एक ऐसा कवच जिसे कोई भेद भी नहीं सकता, त्रिलोचन सिंह ने कहा। यह बात तुम्हारी समझ में तब आई जब चंद्रों की हत्या की जरूरत पड़ी।
उसकी हत्या की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसकी पत्नी अपने बच्चे को याद करके अपने पति पर उसे वापस लाने का जोर डालने लगी, और उसका पति इस आशय से तुम्हें लेटर लिखता था कि तुम उसके बेटे को उसे वापस कर दो, और ये लेटर तुम्हारे लिए सरदर्द बन रहे थे, और विशेष के वापस जाने का मतलब था तुम्हारा प्रोजेक्ट का बिखर जाना। उन लेटर्स की भनक अगर मीडिया में लग जाती तो तुम्हारे लिए विशेष को अपने पास रखना नामुमकिन हो जाता। तुम चंदो जी के किसी लेटर का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, और उस लेटर ने तो तुम्हारे पैरों तले के से ज़मीन ही सरका दी। जब चंदो ने ये लिखा कि उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं मान रही, वो शहर आने को तैयार है, तुम्हारे हाथ पांव फूल गए। दो ही हल थे तुम्हारे पास, पैसा और दूसरा उसकी पत्नी का खात्मा। पैसा ममता को खरीद नहीं पा रहा था, माँ की ममता थी ना, तो एक ही हल था, चंद्रो की हत्या। पर डर था कि विशेष ना देख ले, इसलिए उसने 50 किलोमीटर से बाहर की घटना कभी नहीं देखी थी। पर चोर की दाढ़ी में तो तिनका होता है ना, और तुम्हें डर था कहीं तुम अपने जाल में ना फंस जाओ, इसलिए तुमने उसके पति का फेस मास्क पहनकर उस तरह से उसकी पत्नी की हत्या करी कि यह लगे कि ये हत्या उसके पति ने खुद किया। ये स्कीम तुम्हारे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि तुम ये जानते थे कि विशेष वही देखता है जो उसको नज़र आता है। बस फिर क्या था, हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पहुँच गए, उसे तुमने गांव में नहीं, वहाँ से बहुत दूर जंगल में लैंड किया, वहाँ से पैदल गांव पहुँचे, और वो किया जिसे शायद डिटेल में अब बताने की ज़रूरत नहीं। तुम बहुत खुश थे, मगर तुम्हारी ये खुशी 1 महीने से ज़्यादा ना चली। कुदरत ही जाने उन सबको विशेष ने 1 महीने बाद क्यों देखा, मगर देख लिया। तब भी तुम ज़रा भी नहीं डरे, क्योंकि जान ही चुके थे कि विशेष चंदो को अपने पिता को हत्यारा बता रहा है। तुम्हारी स्कीम कामयाब हो गई थी, और तुम इतने कॉन्फिडेंस में भर गए कि मुश्ताक को वहाँ ले जाने की बात कर दी। लेकिन मुश्ताक तो वहाँ जाके तुम्हारे प्रोजेक्ट का दीवाना नहीं हुआ, बल्कि मुश्ताक और पारस असली कातिल की खोज में लग गए। अब तुम्हारे पास एक ही तरीका था, इनके दिमाग को भटकाना, किसी और दिशा में दौड़ाना, और अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो खेल तुमने खेला उसकी आज भी खुले दिल से तारीफ करनी होगी। वो एक ऐसा प्रयोग तुमने किया कि अच्छे खासे विवेकशील आदमी को ऐसी हालत में पहुंचा दी कि वो सचमुच में परेशान हो जाए। पारस की दुनिया में एक ही कमज़ोर नस थी, उसका बेटा बंटी। अगर कोई उसे मार डालेगा तो पारस उसे छोड़ेगा नहीं, और इस काम के लिए तुमने रणवीर को चुना, जिसे कैंसर था, बेहद गरीब, मरने ही वाला था, लेकिन कुछ पैसों के लिए उसने तुम्हारे हाथों मरना कबूल किया ताकि तुम उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दे सको। ये ऑफ़र रणवीर के लिए कोई लॉटरी से कम नहीं था। वो तुरंत तैयार हो गया। स्कीम के पहले चरण के मुताबिक उसे बंटी को किडनैप करना था, जो कि उसने किया। दूसरे चरण में, यानी तब जब उसे खोजता पारस उसके पास पहुंचे, तो उसे ये कहना था कि बच्चे को किडनैप करके उसकी आंखें किडनी बेचने का धंधा करता है। तुम जानते थे। ये सुनने के बाद उसने बंटी की आंखें और किडनी भी बेच दी हैं। पारस किसी हालत में उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, और तुमने ऐसे ही किया। और ये वो ऐसा करेगा या नहीं, ये विशेष से जानना चाहते थे। अब बात त्रिलोचन सिंह ने आगे बढ़ाई। तुमने सोचा था अगर वो होगा जो तुम चाहते हो तो विशेष को ही दिखेगा, नहीं दिखा तो नहीं होगा। इस अवस्था में तुम कोई और चाल चलते, मगर विशेष को दिखा, सब कुछ दिखा। रणवीर की हत्या करता पारस। जब तुम्हें ये बात पता लगी कि विशेष ने ऐसा देखा है तो तुम्हारी बाँछें खिल गईं। पता लग गया कि तुम्हें कि वैसा होने वाला है जैसा तुम चाहते हो, जिसके बीज बंटी को किडनैप कराकर तुमने बोए थे। बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना था। हम सभी लोगों की तरह ही जानते ही थे कि हमेशा की तरह वो होकर रहेगा जो विशेष ने देखा। फिर भी सावधानी ज़रूर बरती तुमने। रणवीर और बंटी को यहाँ इस तहखाने में रखा और दोनों को मेकअप में रखा। इसी वजह से कमली वाले बाबा इन दोनों की कोशिश करने के बाद भी इन दोनों को देख नहीं पाए। मेरी ज़बानी तुम्हें ये पता लग गया कि विशेष का देखा जामुन का सीज़न आने से पहले नहीं होगा, इसलिए तुमने रणवीर को जामुन का सीज़न आने तक यहाँ रखा। उसके बाद उसे उसकी असली सूरत में होटल रिजेंसी में ठहराए। बस एक ही हिदायत दी थी तुमने उसे, ये कि चाहे 10 दिन हो जाए उसे कमरे से बाहर नहीं निकलना है। सर्विस करने वाले वेटर भी उसकी शक्ल ना देख सके। पारस वहीं पहुँचेगा, उसे वही कहना है जो समझाया गया था। पारस उसे मार डालेगा। लेकिन मुश्ताक भाई, मारिया ने कहा,
कैसे पहले ही मालूम था कि विशेष को चमका कमरा रिजेंसी का वही कमरा होगा जिसमें इसने ठहराया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तब तक तो उसकी खिड़की में से चमकने वाला काला अंग्रेज का होल्डिंग भी नहीं लगा था। उसने तो बस पारस के शिकार को इस तहखाने से निकालकर चारे के रूप में बाहर डाल दिया था। हम सभी लोग और खुद पारस की तरह इसे भी विशेष के देखे का पूरा भरोसा था। ये कि होगा वही जो उसने देखा है, इसे पूरा विश्वास था कि बानक खुद ब खुद वैसे बन जाएंगे। तो फिर बंटी को किडनैप कराने और रणवीर से झूठ बुलवाने के अलावा इसने क्या किया? आरिफ ने पूछा। देखा जाए तो कुछ भी नहीं और सोचा जाए तो सभी कुछ। क्या मतलब? किया इसने सचमुच सिर्फ उतना ही जितना तुमने कहा, बाकी तो सब कुछ होता चला गया। मगर ये जानता था वो सब होता चला जाएगा, मुश्ताक ने उसे समझाया। इसका काम सिर्फ पारस के समक्ष ऐसी स्थिति क्रिएट करना था जिसमें फंस कर वो हत्या करने की मानसिक अवस्था में आ जाए। वो ऐसा करेगा ही, ये इसके हाथ में नहीं था। बस एक ही बात जानता था ये कि अगर वो रणवीर की हत्या करेगा तो विशेष के द्वारा पहले ही देख लिया जाएगा, और जैसे ही देखा जाएगा बवाल मच जाएगा। मेरे और उसके दोनों के दिमाग डाइवर्ट हो जाएंगे, सब कुछ भूलकर इस लफड़े में फंस जाएंगे हम, और वही हुआ। शुरू में तुमने एक बात कही थी, अंकित बोला। इसने विशेष का इस्तेमाल किया। उसका कोई इस्तेमाल कहाँ किया उसने तो स्वाभाविक रूप से वही देखा जो होने वाला था। हर व्यक्ति के मनोविज्ञान पर ध्यान दो, बहुत ही गहरी मुस्कान के साथ मुश्ताक कहता चला गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अखबार में हर रोज़ रविवार को प्रत्येक व्यक्ति का उस दिन का भविष्य प्रकाशित होता है। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ लिया है और उसमें ये लिखा है कि आज जरा दुर्घटना से बचकर रहें, तो अगर आपसे किसी की साइकिल भी टकराएगी तो आपके दिमाग को तुरंत अखबार की वो लाइन याद आ जाएगी। आपको लगेगा कि भविष्यवाणी सत्य थी। ये है इंसानी दिमाग की कमज़ोरी। सिंघानिया ने इसी कमज़ोरी का लाभ उठाया। उसे मालूम था कि विशेष द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियों पर पारस की अटूट आस्था है। उसने अगर एक बार ये देख लिया कि पारस हत्या करने वाला है तो पारस इस बात पर 100% विश्वास कर लेगा, और किसी भी व्यक्ति के मन में इस किस्म का विश्वास जम जाने का मतलब होता है कि मानसिक रूप से उसके द्वारा ये मान लेना कि वो होना ही होना है। और जब एक बार किसी आदमी के दिलो दिमाग की गहराई में ये बात बैठ जाती है तो फिर वो 1000 तर्कों के बावजूद नहीं सुनता। पारस के साथ वही हुआ। सिंघानिया जानता था विशेष के भविष्य बताने के बाद पारस किसी के समझा ही नहीं समझेगा और भटकता फिरेगा। पर इन सब के पीछे क्या इसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा और चीफ का दिमाग डाइवर्ट करना था या और भी कुछ?